वेलकम टू हिस्ट्री डिकोडेड। वॉज इंडिया रियली पुअर बिफोर ब्रिटिश रूल? और अगर इंडिया इतना ही पुअर था तो ब्रिटेन जैसे पावरफुल कंट्री ने इतना लंबा, इतना कॉस्टली एम्पायर यहां क्यों बनाया? उनका क्लेम है कि इंडिया वॉज ऑलवेज पुअर एंड ब्रिटिश रूल मॉडर्नाइज इट। नहीं चाहते हुए भी, अनजाने में, हम भी उसी क्लेम को लगभग एक्सेप्ट करते हैं। जबकि हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। जैसे ही हम मॉडर्न इंडिया कह रहे होते हैं, हम ब्रिटिश इरा को मॉडर्न इंडिया के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपको पता है यह क्लेम कहां से आया था? यह क्लेम पहली बार जेम्स मिल ने 1817 में एक बुक लिखा था, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उसी में इन्होंने कॉलोनियल पोजीशन दिया था और कहा था कि इंडिया वाज सिविलाइजेशनली इंफीरियर, डेस्पोटिक एंड सोशली बैकवर्ड। ब्रिटिश रूल वाज अ सिविलाइजिंग फोर्स। हम इंफीरियर थे, डेस्पोटिक थे एंड सोशली बैकवर्ड थे, एंड ब्रिटिश रूल ने हमें क्या किया? सिविलाइज्ड बनाया। आगे क्लेम करते हैं कि द हिंदूज आर अ पीपल एक्सट्रीमली रूड एंड इग्नोरेंट। पूरे हिंदू सोसाइटी को इन्होंने रूड एंड इग्नोरेंट लिखा। और फिर लिखा कि डेस्पोटिज्म इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच प्रिवेल्स इन ऑल एशियाटिक नेशंस। ये कहते हैं कि जितनी एशियाई कंट्रीज थी उन सभी में तानशाही, डेस्पोटिज्म, ऑटोक्रेसी ऐसा शासन के रूप में था जो उनको सिविलाइजेशनली इंफीरियर बना रहा था। इसी क्लेम को आगे थॉमस मैकॉले को हम जानते हैं कि मैकॉले ने इंडिया में जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया उसका कर्ता धर्ता यही थॉमस मैकॉले था। थॉमस मैकॉले ने 1835 में एक मैन्यूट दिया इंडियन एजुकेशन पर, और वही मैन्यूट आज भी हमारे सिलेबस का पार्ट बना हुआ है, अभी भी पूरी तरीके से बदला नहीं है। उसमें उन्होंने कॉलोनियल पोजीशन को एक्सेप्ट करते हुए लिखा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम वर वर्थलेस कंपेयर टू यूरोप। और लैंग्वेज क्या देते हैं कि अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अराबिया। कहते हैं कि यूरोप के किसी एक लाइब्रेरी का सिर्फ एक सेल्फ इतना ज्ञान रखता है, इतना नॉलेज रखता है जितना कि इंडिया एंड अरब के पूरे नॉलेज सिस्टम को मिला करके भी नहीं होगा। इट मींस ही क्लेम दैट इंडियन एंड अरबियन नॉलेज सिस्टम वाज वर्थलेस। आगे इसी क्लेम को मार्क्सवादियों के फादर कार्ल मार्क्स ने भी एक्सेप्ट किया। कार्ल मार्क्स ने 1853 में न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल का नाम था ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसमें इन्होंने भी कॉलोनियल पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि वो उसे थोड़ा कंट्राडिक्ट कर रहे थे पीछे के पोजीशन से, लेकिन एक्सेप्ट किया। और ये क्या कहते हैं कि इंडिया वाज वेरी पुअर। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया बहुत पुअर था, बट सॉ ब्रिटिश रूल एज अ ब्रूटल येट हिस्टोरिकली प्रोग्रेसिव फोर्स। इन्होंने कहा कि ऑल्दो ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज अ वेरी ब्रूटल रूल, लेकिन वो क्या है? हिस्टोरिकली प्रोग्रेसिव फोर्स है। लेकिन वह इंडियन सोसाइटी को आगे लेके जा रहा है, प्रोग्रेसिव बना रहा है। और वो आगे क्लेम करते हैं कि इंग्लैंड हैज टू फुलफिल अ डबल मिशन इन इंडिया, वन डिस्ट्रक्टिव एंड अदर रीजेनरेटिव। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने इंडिया में दो काम किए हैं। एक डिस्ट्रक्टिव काम किया है, डिस्ट्रॉय किया है। क्या डिस्ट्रॉय किया है? तो जो इंडिया का सेल्फ सफिशिएंट आइसोलेटेड विलेज सिस्टम है, ये ऐसा एक क्लेम करते हैं कि जो इंडियन विलेज है वो आइसोलेटेड है। हमने भी ऐसा गांव में पहले एक्सप्लेन करते हुए बताया गया कि गांव में पहले एक जजमानी सिस्टम हुआ करता था, जिसमें कि एक गांव में नाई, धोबी, बढ़ई, कुम्हार, पंडित, किसान सभी आपस में एक दूसरे की जरूरतें पूरा करते थे। नाई गांव में सबके बाल काटता था, धोबी सबके कपड़े धोता था, कुम्हार सबको बर्तन देता था, पंडित सबकी पूजा कराता था, और किसान के खेत में जब अनाज उगता था तो सबको उसका हिस्सा पहुंचा देता था। तो इस तरीके से पूरा विलेज सिस्टम आपस में ही एक दूसरे की जरूरतें पूरा करके और गांव में ही सेल्फ सफिशिएंट थे। और पूरे न तो वो इंडिया के बाहर सिटीज से और ना ही वर्ल्ड ट्रेड से या वर्ल्ड सिस्टम से कनेक्टेड थे, वो पूरे के पूरे आइसोलेटेड थे। तो अंग्रेजों ने ये काम किया कि वो जो आइसोलेटेड विलेज था उसको डिस्ट्रॉय किया और उसको फिर वर्ल्ड मार्केट से कनेक्ट कर दिया। कैसे? उन्होंने वहां पर नील की, इंडिगो का और जो चाय की या बाकी जो भी जबरदस्ती खेती करवाई, और इससे जो इंडियन फार्मर था, इंडियन विलेज था, वो सीधे सीधे इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट हो गया। आगे ये कहते हैं
कि इंडिया वॉज अ फ्यूडल कंट्री, और उस फ्यूडलिज्म को ब्रिटिश फोर्स ने डिस्ट्रॉय करके यहां पर कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस किया। और यह मानते हैं कि जब तक कैपिटलिज्म नहीं आएगा तब तक सोशलिज्म नहीं आएगा। तो फ्यूडलिज्म एंड सोशलिज्म, इनके बीच में कैपिटलिज्म का आना कंपलसरी है। और इंडिया वॉज अ फ्यूडल कंट्री एंड ब्रिटिश ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू कैपिटलिस्ट कंट्री एंड नाउ इट विल कंटिन्यू टुवर्ड्स सोशलिस्ट कंट्री। तो अब इंडिया फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में अब आ गया है और आगे सोशलिज्म में चला जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने इंडिया में ब्रिटिश रूल को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इफ इंडिया वाज नेचुरली पुअर, व्हाई डिड ब्रिटेन इन्वेस्ट इनॉर्मस रिसोर्सेस टू कंट्रोल इट। लिटरली ये क्वेश्चन बनता है कि जब सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि वी आर वेरी इंफीरियर, वेरी पुअर, अनसिविलाइज्ड, तो फिर तुम्हें इतना पैसा इन्वेस्ट करने की क्यों जरूरत थी, इतना पावर इन्वेस्ट करने की क्यों जरूरत थी। इसका जवाब आता है एंगस मेडिसन, ये अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। इन्होंने कहा, ये लिखते हैं कि इनकी बुक का नाम है द वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव। इसके पेज नंबर 261-263 पर ये लिखते हैं कि इंडियाज शेयर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी वाज 24.4% इन 1700 कंपेयर टू ब्रिटेन्स 2.9%। सोचिए, वह कंट्री जिसके वर्ल्ड मार्केट में जो शेयर है वह है लेस देन 3%, और वह उस देश को जिसका कि वर्ल्ड मार्केट में शेयर है 24.4%, उसको गरीब कह रहा है। आगे डेटा से इसको इंडिकेट करते हैं कि 1700 में जो इंडिया का वर्ल्ड मार्केट में शेयर था वह 24%, जबकि ब्रिटेन का शेयर था ओनली 2%। जबकि 1820 में इंडिया का शेयर 24% से घट करके 16% हो गया और ब्रिटेन का शेयर 2% से बढ़ करके 9% हो गया। इंडिया का शेयर 1950 में जब ब्रिटिश हमें छोड़ के गए, उस टाइम पर वर्ल्ड मार्केट में लेस देन 4% रह गया, एंड ब्रिटेन का शेयर फिर यहां से बढ़ करके 10% हो गया। इसका मतलब है कि ब्रिटिश रूल में इंडिया का शेयर जो पूरे 1/4 था, 1/4 था टोटल वर्ल्ड मार्केट का, वो वहां से घट करके लेस देन 4% हो गया, और ब्रिटेन का शेयर जो कि 2% था वह वहां से बढ़ करके 10% हो गया। इट मींस कि इंडिया का डेवलपमेंट रुक गया ब्रिटिश काल में, जबकि ब्रिटेन का डेवलपमेंट कंटिन्यू हो गया। आगे इसी बात को द वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियम में ये आगे कहते हैं कि 24% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इन 1700 जो इंडिया का था, उसके लिए वो क्या था, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतना डोमिनेंस रखता था, इतना पावरफुल था, और स्पेशली करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना पावरफुल था कि इंडिया को वर्ल्ड मार्केट में उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 24% का शेयर होल्डर बनाया था। तो इंडिया इतना पावरफुल, इतना आगे बढ़ रहा था, जबकि ब्रिटेन इसको इंफीरियर मान रहा था। वाइटल रोडनी ने एक बुक लिखा है द हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, ऑल्दो दिस बुक इज ऑन अफ्रीका, लेकिन उसमें भी इन्होंने चैप्टर 4 में क्लेम किया है कि इंडिया टेक्सटाइल डोमिनेटेड यूरोपियन मार्केट्स अंटिल ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शनिज्म। जब तक ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शनिज्म नहीं आया, मतलब कि उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल मार्केट को इंडिया से बाहर जाने पर जब तक रोक नहीं लगाई, तब तक पूरे दुनिया का टेक्सटाइल मार्केट इंडिया कंट्रोल करता था। ओके, अब इस बात को और समझ सकते हैं हम लोग कि मार्को पोलो जो कि 13वीं सेंचुरी में इंडिया आए, मुगल रूल के आसपास जस्ट पहले, उस समय वो क्लेम करते हैं सल्तनत के दौर में, डिस्क्राइब्ड इंडिया एज ए लैंड ऑफ अबंडेंट ट्रेड, गोल्ड एंड क्या प्रोस्पेरस सिटीज। ये कहते हैं, मार्को पोलो लिखते हैं कि इंडिया गोल्ड का, ट्रेड का और समृद्ध शहरों का, डेवलप्ड सिटियों का क्या है, एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है,
वेयर डज द पुअर इंडिया केम फ्रॉम? द क्लेम ऑफ पुअर इंडिया कहां से आ गया भाई? इस बात को समझाते हुए आगे दादा भाई नौरोजी कहते हैं, दादा भाई नौरोजी ने, आप सभी ने जानते हैं कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसमें दादा भाई नौरोजी ने क्लेम किया है कि ब्रिटिश डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द मेन फोर्स जिसने कि इंडिया को पुअर बना दिया। लिखते हैं, द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड इज द रूट कॉज ऑफ इंडियन पॉवर्टी। उसके चैप्टर नंबर 3 में दादा भाई नौरोजी ने क्लियर लिख दिया कि इंडिया से जो पैसा निकल करके ब्रिटेन गया, इसी ने इंडिया को पुअर बना दिया। इंडिया वॉज नॉट अ पुअर कंट्री, बट ब्रिटेन मेड अस पुअर कंट्री। इसी बात को लेकर के आगे एक बहुत फेमस बुक है माइक डेविस की, लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट, ठीक है, और ये थोड़ी बड़ी बुक है। इस बुक का नाम है लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट, अलिनो, फेमाइन एंड द मेकिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। और इस बुक में माइक डेविस ने लिखा है उसके चैप्टर 2 में कि मिलियंस डाइड नॉट बिकॉज ऑफ ड्रॉट बट बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट रिफ्यूज टू इंटरफेयर विथ द मार्केट। ये कहते हैं कि इंडिया में मिलियंस लोग, मतलब सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि जो वहां पर कॉलोनियल स्टेट था, जो ब्रिटिश रूल था, उसने मार्केट में इंटरफेयर करने से मना कर दिया, और मार्केट में होर्डिंग हो गई और लोगों को सामान की सप्लाई नहीं की गई और देश में अकाल आया और लोग मारे गए। ये लिखते हैं कि ओवर 30 मिलियन डेथ्स इन फेमाइन्स 1850 टू 1900, मतलब 1850 से 1900 के बीच में ओनली इन 1550 ईयर्स 30 मिलियन से अधिक लोग इंडिया में मारे गए। और ये कब की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ 1850 टू 1900 की बात कर रहे हैं, जबकि इससे पहले भी 1792 में भी बंगाल का बहुत बड़ा अकाल आया है। एंड जो 1900 से 1850 के बाद के जो अकाल आए हैं, उसका तो इन्होंने कोई कैलकुलेशन ही नहीं किया है। तो जो अकाल आया उसको इन्होंने अपने बुक में लिखा है कि इंडियन फेमाइन्स विच टुक प्लेस अंडर कॉलोनियल रूल वाज अ जेनोसाइड। इट मींस उन्होंने जेनोसाइड कहा है कि ब्रिटिश रूल ने इंडिया में लोगों को मरने दिया, बल्कि मार दिया। तो फेमाइन वाज नॉट नेचुरल, क्योंकि इंडिया में फेमाइन ऐसा नहीं था कि पहले नहीं आते थे सॉरी, पहले भी आते थे। ऐसा हमने मौर्यन इरा में भी पढ़ा है। वहां पर मौर्यन इरा में 2 इंस्क्रिप्शन मिले हैं, सहगौरा और महास्थानगढ़ इंस्क्रिप्शन, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के वो इंस्क्रिप्शन है, उसमें लिखा गया है कि उन दोनों रीजन में, सहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास का एक रीजन है, और महास्थानगढ़ अभी जो बांग्लादेश है उसमें है, वहां पर 2 इंस्क्रिप्शन मिले, अभिलेख मिले हैं। उसमें लिखा गया है कि देयर वाज फेमाइन देयर, वहां पर अकाल पड़े हुए थे, और उस अकाल के टाइम में जो स्टेट था, इट मींस मौर्यन इंपायर, चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर गुड्स की एंड फूड ग्रेन्स की सप्लाई की, जिसके कारण वो फेमाइन कंट्रोल हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल नहीं पड़ने दिया, अकाल पड़ा लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं पड़ने दिया, लेकिन ब्रिटिश रूल ने वैसा कोई इंटरफेयर नहीं किया। जहां भी अकाल पड़ते थे, ब्रिटिश रूल ने उससे कोई मतलब नहीं रखा, लोग मरते गए, ब्रिटिश रूल उससे कोई फर्क उस पर ब्रिटिश रूल पर नहीं पड़ता था। आगे एडम स्मिथ भी कहते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस में, इन्होंने लिखा है बुक 4 चैप्टर 6 में, द गवर्नमेंट ऑफ एन एक्सक्लूसिव कंपनी टू मर्चेंट्स इज परहैप्स द वर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स फॉर एनी कंट्री। ये जो मर्चेंट्स लोगों की कंपनी है, इसके द्वारा जो रूल एस्टेब्लिश किया गया है, यह रूल दुनिया का सबसे वर्स्ट रूल है। तो कह सकते हैं कि दिस पॉवर्टी वाज नॉट एंशिएंट, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटिश इरा। ठीक है, फिर भी ऐसा नहीं हम क्लेम कर सकते हैं कि देयर वाज नो पॉवर्टी बिफोर ब्रिटिश। लेट्स बी प्रैक्टिकल।
इंडिया वॉज नॉट अ यूटोपिया और आइडियल वर्ल्ड। ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया बहुत कुछ आइडियल कंट्री था। देयर वॉज अ इनकम इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी, इवन जेंडर इनइक्वालिटी था। और जो पीजेंट्स थे दे सफर्ड अंडर द किंग्स। जो किसान थे वो भी सफर कर रहे थे। हमारे यहां पॉवर्टी था, इनकम इनइक्वालिटी था, कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, ये सब था। हम दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री के रूप में, सबसे एडवांस कंट्री जिसमें कि कोई इनइक्वालिटी ही नहीं हो, ऐसा क्लेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बट इकोनॉमिक ड्रेन प्लस पॉलिटिकल कंट्रोल, दिस मेड अस अ मास पुअर कंट्री। जो इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, पैसा यहां से गया, और जो पॉलिटिकल कंट्रोल हम पर किया गया, उसने हमें मास पुअर कंट्री बना दिया। तो ब्रिटिश रूल ने क्या किया? ब्रिटिश रूल सिस्टमेटाइज्ड पॉवर्टी ऑन अ स्केल नेवर सीन बिफोर। कभी भी ऐसा इतना मास स्केल की पॉवर्टी दुनिया में नहीं देखी गई थी। वो पॉवर्टी ब्रिटिश रूल ने हमारे यहां दिया। तो कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल से पहले लोग पुअर थे, देश पुअर नहीं था। ओके, इस बात को हम लोगों ने समझ लिया कि फाइनली ब्रिटिश रूल वाज द मेन फैक्टर जिसने कि हमारे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया, हमारे एजुकेशनल नैरेटिव को डिस्ट्रॉय किया, और हमारे वेल्थ को डिस्ट्रॉय करके हमें पुअर नेशन बना दिया। फाइनली हम यह कह सकते हैं कि हम पुअर नहीं थे, गरीबी थी, लेकिन हम पुअर नहीं थे। कंट्री वाज नॉट पुअर। थैंक यू। आज के सेशन के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।